स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियस। तो वैसे तो बेटा मैं इसको डिस्कस कर चुका था, ठीक है। इसको मैं एक बार हल्का सा रिमाइंड कर रहा हूँ आपको। जैसे बेटा हमने ये देखा था कि जो 3D सीरीज़ थी बेटा हमारे पास, ये एलिमेंट थे बेटा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम बेटा, दैट इज़ मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम स्कैंडियम से बेटा और बेटा हम क्रोमियम तक जाएंगे तो यहाँ पर बेटा जो एटॉमिक रेडियस है डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। ये बेटा मैं डिस्कस कर चुका था। मैं बस इससे रिलेटेड कुछ आगे टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ जो इसी से रिलेटेड है, एटॉमिक रेडियस। क्लियर? ये बेटा मैंने जब लाइव क्लास हो रही थी जब बेटा मैंने डिस्कस किया था। नेक्स्ट बेटा जैसे हम अब मैग्नीज से निकल की तरफ जाएंगे बेटा, यहाँ पर एटॉमिक रेडियस बेटा सेम रहेगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ठीक है बेटा। एटॉमिक रेडियस सभी का लगभग बेटा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इट मीन्स बेटा जितना रेडियस आयरन का है उतना कोबाल्ट का है उतना ही बेटा निकल का है। इसका मतलब ये हो गया बेटा, जितना रेडियस आयरन का बेटा उतना ही नियरली कोबाल्ट का है बेटा, उतना ही बेटा नियरली आपके पास निकल का है। लेकिन बेटा जैसे ही हम कॉपर से जिंक की तरफ जाएंगे बेटा, यहाँ पे हमारा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इसके लिए बेटा मैंने आपको रीज़न दिया था कि अगर बेटा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है इट मीन्स बेटा न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, ज़्यादा है शिल्डिंग इफेक्ट से। तो मैंने आपको बताया था कि शिल्डिंग इफेक्ट कम है बेटा और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। जब न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है बेटा, वो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पावरफुल तरीके से अट्रैक्ट करेगा, तो बेटा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और बेटा मैग्नीज से अगर हम निकल तक देखें तो यहाँ पर बेटा एटॉमिक रेडियस नियरली सेम है। इसके पीछे बताओ रीज़न क्या होगा, जितना शिल्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो नियरली बेटा किसके इक्वल है, न्यूक्लियर चार्ज। ये बेटा मैंने आपको बताया था। ये होता क्या है शिल्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट बेटा, ये भी मैंने डिस्कस किया था। दैट इज़ शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं बेटा इसको हम, या बेटा आप इसको बोल सकते हो दैट इज़ स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है बेटा, दैट इज़ स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये बेटा मैंने डिस्कस कर लिया था आप लोगों से, ठीक है। और ये एनसी का मतलब बेटा हो जाएगा दैट इज़ न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज़ न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पर बेटा दोनों का मैग्नीट्यूड नियरली सेम है, इसलिए बेटा एटॉमिक रेडियस भी नियरली सेम है। लेकिन बेटा जैसे हम कॉपर से जिंक की तरफ जाएंगे बेटा, यहाँ पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। और बेटा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करने का मतलब बेटा शिल्डिंग इफेक्ट का मैग्नीट्यूड बेटा ज़्यादा है, किससे बेटा, न्यूक्लियर चार्ज से। क्लियर? अब अगर मैं बात करूँ बेटा ये जो 3D सीरीज़ है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट साइज बेटा वो निकल की होगा। अगर मैं बात करूँ बेटा दैट इज़ स्मॉलेस्ट साइज इन 3D सीरीज, इन 3D सीरीज, इस बेटा 3D सीरीज में सबसे छोटा साइज बेटा किसका होगा बताओ, निकल का होगा। क्लियर? नेक्स्ट बेटा अब देखो नेक्स्ट में जो डिस्कस कर रहा हूँ ये तो बेटा मैं पीरियड में डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा था। लेकिन बेटा जब मैं टॉप से बॉटम की तरफ आऊँगा, टॉप टू बॉटम, आपको पता है जनरली जब भी आप टॉप से बॉटम की तरफ आओगे बेटा, मतलब आप ग्रुप में मूव करोगे बेटा, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। और बेटा एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज करता है, बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं। तो बेटा यहाँ से जब बेटा मैं ये आपके पास बेटा 3D सीरीज़ है, ये बेटा आपके पास मान लो 4D सीरीज़ है बेटा, ये 3D सीरीज़ हो गया बेटा, ये आपके पास हो गया बेटा 4D सीरीज़, ये बेटा आपके पास हो गया 5D सीरीज़, ठीक है बेटा। तो जब बेटा मैं 3D सीरीज से 4D सीरीज आ रहा हूँ तो नो डाउट जो बेटा एटॉमिक रेडियस है बताओ क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। और बताओ एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज करेगा, बिकॉज बेटा नंबर ऑफ सेल्स क्या करती हैं बेटा, इंक्रीज करती हैं, ठीक है बेटा। जब भी आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी बेटा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। लेकिन बेटा जब आप 4D से 5D सीरीज में आते हो तो यहाँ पर भी बेटा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन बेटा यहाँ पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, ठीक है। और ये जो बेटा डिक्रीज करता है इसके पीछे रीजन है बेटा दैट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है बेटा। क्योंकि बेटा यहाँ 5D सीरीज के अंदर बेटा लेंथेनाइड्स आते हैं और उनमें बेटा उनकी जो साइज है वो रिड्यूस होती है, ठीक है। उसके पीछे रीज़न है कि लेंथेनाइड के अंदर जो बेटा 4F सबसेल है उसका शिल्डिंग इफेक्ट वीक होता है। और अगर शिल्डिंग इफेक्ट वीक होगा तो न्यूक्लियस का जो बेटा पॉजिटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा।
और अगर बेटा न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज का बेटा मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो वहाँ पे साइज रिड्यूस करती है। ये बेटा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है बेटा, ये आप अभी जैसे बेटा मैं एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करूँगा तब बेटा डिटेल में आएगा। अब सिर्फ आप इतना जानना कि जैसे ही हम 4D से 5D में सीरीज में आएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है बेटा साइज का कम होना, रिड्यूस होना, सिर्फ आपको इतना ही जानना है। अब बेटा हम बोल सकते हैं कि एक्चुअली में जो 4D सीरीज एलिमेंट है, जो बेटा 5D सीरीज है, इनकी साइज नियरली सेम होती है। जो बेटा 4D सीरीज है इसकी साइज नियरली किसके इक्वल होगी बेटा, दैट इज 5D सीरीज, दैट इज 5D सीरीज। क्लियर बेटा। और इसके पीछे अगर कोई पीछे रीजन पूछे, बताओ भाई 4D सीरीज और 5D सीरीज एलिमेंट की साइज बराबर क्यों होती है, तो बेटा सेम रीजन आएगा, दैट इज ड्यू टू लेंथेनाइड या लेंथेनोइड। ठीक है बेटा, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये बेटा मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अब ध्यान से देखना, बेटा क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन, बेटा क्या आता है मैं आपको वो बताता हूँ कि क्वेश्चन ये है कि आपको ऑप्शन मिलेंगे बेटा, उसमें पूछेंगे बताओ कौन से ट्विन एलिमेंट है, ट्विन एलिमेंट्स, दैट इज ट्विन एलिमेंट्स। तो बेटा ट्विन एलिमेंट्स कौन से होते हैं बेटा, दैट इज जिरकोनियम एंड हैफनियम, ये ट्विन एलिमेंट में बेटा काउंट होते हैं। आप कहोगे सर ये ट्विन एलिमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, बेटा ट्विन एलिमेंट का मतलब ये है कि ये जो दो एलिमेंट है इनकी साइज नियरली सेम है। बेटा जब इनकी साइज सेम है तो दो दूसरी प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी नियरली सेम मिलेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टी बेटा दोनों की सेम मिलेगी। और इसके पीछे भी बेटा रीज़न क्या है, इसके पीछे भी बेटा ये रीज़न है, दैट इज़ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि एक्चुअली में जैसे ही बेटा हम 4D से 5D में आएंगे तो साइज़ घट रही है, तो इन दोनों की साइज़ बेटा नियरली क्या है, सेम है। इसीलिए बेटा जो जिरकोनियम है और जो बेटा हैफनियम है, ठीक है, उनको हम ट्विन एलिमेंट बोल रहे हैं। आप कहोगे सर कैसे, थोड़ा डिटेल से बताओ, तो आप ऐसे समझो बेटा, हमारे पास 3D सीरीज में ये एलिमेंट आते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये 3D सीरीज है। 4D में बेटा कौन से आएंगे, ये जिंदगी नहीं, पूरा स्लोगन बताया था, ठीक है बेटा, मौत तेरी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदी, पूरा स्लोगन बता रखा है बेटा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट बेटा है दैट इज, फिर आते हैं लेंथेनाइड्स, ठीक है, ला, हफ्ता, ताऊ। तो ये तो हो गया 3D सीरीज़ का एलिमेंट, ये हो गया बेटा 4D सीरीज़ का, ये हो गया 5D सीरीज़ का। अब आपको पता है जब आप 3D से 4D आ रहे हो, 3D से 4D आ रहे हो तो साइज़ बढ़ रही है, नो डाउट बेटा साइज़ बढ़ रही है। ठीक है, इसमें तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, 3D से 4D साइज़ बढ़ गई बेटा। ठीक है, 3D से 4D साइज़ बढ़ रही है, 3D से 4D साइज़ बढ़ रही है। लेकिन बेटा जैसे आप 4D से इस 5D में जाओगे, ये बेटा 5D है, ये 4D है, तो बेटा जैसे आप 4D से 5D में जाओगे तो यहाँ पर बेटा साइज़ क्या करेगी बताओ, यहाँ पर साइज़ डिक्रीज करेगी। देखो लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट है ना बेटा, उनको हम बोलेंगे दैट इज लेंथेनॉइड्स। क्लियर है। जैसे बेटा अगर मैं लिखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ 14 लेंथेनॉइड कौन कौन से हैं, दैट इज लड़कों से परेशान नंद, पंडित ने शायद, एक की गर्दन तोड़ दी होगी, इससे तमाशा अब लंबा होगा। बेटा याद रखना ये जो लेंथेनम है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ से बेटा स्टार्ट होते हैं। तो ये लेंथेनम के बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट है, और यही बेटा इनको हम, आपको पता है एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक को लेंथेनाइड बोलते हैं, एक को एक्टिनाइड बोलते हैं। तो ये जो लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट है, इट मीन्स बेटा यहाँ पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर तो साइज लगातार बढ़ रही है। ठीक है, 3D से 4D और ऐसे 5D। लेकिन इसके बीच में ये बताओ क्या आएंगे आपके पास, यहाँ बेटा 14 लेंथेनाइड्स आएंगे। अब इनमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने लग रहा है, इसीलिए जिरकोनियम की साइज नियरली किसके बराबर है, हैफनियम की साइज, हैफनियम के बराबर है बेटा। नियोबियम की साइज TA होता है बेटा, टेंटेलम, इन दोनों की साइज बराबर है, तो बेटा इनको भी हम ट्विन एलिमेंट बोल सकते हैं बेटा, और ये भी क्या है, नियरली ट्विन एलिमेंट्स हैं। तो ट्विन एलिमेंट का मतलब हो गया बेटा जिनकी साइज सेम है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई बार MCQ में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर ऑफ ट्विन एलिमेंट। तो जिरकोनियम एंड हैफनियम एक तो एक पेयर हो गया, दूसरा बेटा नियोबियम एंड टेंटेलम, ये भी बेटा ट्विन एलिमेंट काउंट कर सकते हैं हम इसको। क्लियर बेटा।
तो एक बेटा ये हो गया हमारे पास एटॉमिक रेडियस का कंप्लीट कंसेप्ट। नेक्स्ट बेटा अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, वो बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा, वो आती है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनकी टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की। ठीक है बेटा, तो जो बेटा हम सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बेटा नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन। नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में, ठीक है, तो अब ध्यान से देखना भाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होंगे। आपको पता है बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। ये आगे यूनिट आएगी बेटा, नेक्स्ट यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ऑर्गेनोमेटालिक्स। ठीक है, तो ये देखो ज़्यादातर जो बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। मैं लिख सकता हूँ बेटा मैक्सिमम ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ज़्यादातर बेटा जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। क्वेश्चन ये आती है भाई क्यों बनाते हैं। ठीक है, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। इसके बेटा बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, जो बेटा पहला रीज़न है वो बेटा ये है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है इनकी साइज स्मॉल होती है, तो हम बोल सकते हैं बेटा दैट इज स्मॉल साइज। क्लियर है। दूसरा बेटा जो इसका पीछे रीज़न होता है, सेकंड रीज़न, वो होता है बेटा इनकी चार्ज डेंसिटी बहुत हाई है। तो सेकंड रीज़न है बेटा दैट इज इनकी जो चार्ज डेंसिटी है, इनकी चार्ज डेंसिटी बताओ बेटा क्या है, हाई है। इनकी हाई चार्ज डेंसिटी है बेटा। जो बेटा तीसरा रीज़न है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड बेटा ये है कि इनमें वैकेंट जो बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती हैं। दैट इज प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। बेटा इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होती हैं। और जो बेटा फोर्थ रीज़न है वो ये है दैट इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो बेटा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना बेटा, वो वेरिएबल होती है। वेरिएबल का मतलब बेटा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करती रहती है। ठीक है, तो रीज़न पता लग गया, इनकी साइज स्मॉल है, इनकी चार्ज डेंसिटी हाई है, बेटा इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और बेटा इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर बेटा। तो ये चार रीज़न है जिसकी वजह से बेटा ज़्यादातर जो बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बेटा अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें बेटा, वो हमारे पास है दैट इज़ इनकी रिएक्टिविटी। थर्ड प्रॉपर्टी जो बेटा हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ रिएक्टिविटी। अब बेटा ध्यान से देखना रिएक्टिविटी का मतलब क्या है। ये बेटा ये जो भाई आपको पता है डी ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट है और 40 के 40 मेटल है। और भाई मेटल एस ब्लॉक में भी तो है, आप समझ रहे हो ना बेटा, मेटल एफ ब्लॉक में भी है, मेटल पी ब्लॉक में भी है। लेकिन बेटा ये जो मेटल हैं, डी ब्लॉक की जो मेटल्स हैं, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है दूसरी मेटल से। ठीक है, और इसके पीछे इनकी दो रीज़न है। और बेटा वो दो रीज़न क्या है, एक तो इनकी सब्लिमेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये हम बोल सकते हैं। इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। और नेक्स्ट है बेटा इनकी हीट ऑफ एटोमाइजेशन। अब इनका मतलब समझाता हूँ मैं आपको। पहले बेटा मैं लिख सकता हूँ कि दे आर लेस रिएक्टिव, देन अदर। ये बेटा दूसरे से कम रिएक्टिव है। ठीक है, लेस रिएक्टिव देन अदर, बेटा ये दूसरे से कम रिएक्टिव है। ठीक है, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। इसके पीछे बेटा बहुत सारे कारण हैं। अब देखो बहुत सारे कारण क्या क्या है। पहला रीजन बेटा इन मेटल की हीट ऑफ एटोमाइजेशन बहुत हाई है, हाई हीट ऑफ एटोमाइजेशन। अब इसका मतलब समझाता हूं मैं, हाई हीट ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है बेटा, मतलब बेटा आप ये समझो कि कोई भी अगर आपके पास मॉलिक्यूल है, कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड को उसके एटम में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है बेटा, एटम्स में।
तो एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए भाई हमें बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा उस कंपाउंड का। तो कितनी एनर्जी हम सप्लाई करेंगे उस कंपाउंड को, उस मॉलिक्यूल को उसकी एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उसको एटम वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उसको उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उसको बोलते हैं बेटा दैट इज इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या हीट ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है बेटा। सेकंड जो बेटा रीजन है वो है कि भाई इनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी भी बहुत ज़्यादा होती है। हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलो या बेटा आयनाइजेशन इंथैल्पी, इसका मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। ठीक है कि भाई कोई भी अगर आपके पास बेटा एटम है, ठीक है, मान लो ये बेटा उस एटम का न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो किसी भी एटम की आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो बेटा हम एनर्जी सप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन इंथैल्पी। अब बताओ अगर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा भाई, हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो इट मीन्स बेटा ये जो एलिमेंट है डी ब्लॉक के, इनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड होती है? याद रखना बेटा जो मेटल जितनी ज़्यादा रिएक्टिव है उसकी बेटा उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, उतनी फास्ट बेटा वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, लूज करेगा। ठीक है, मोर रिएक्टिव का मतलब है बेटा अगर मैं बात करूं कोई मेटल मोर रिएक्टिव है, इट मीन्स इसकी बहुत मोर या हम बोल सकते हैं बेटा हाई टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की। ठीक है, हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जो मेटल जितना फास्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी उतनी बेटा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। इनकी रिएक्टिविटी कम है क्योंकि एक तो इनकी एटोमाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, दूसरा बेटा इनकी ऑर्बिट से जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते नहीं है, मतलब बेटा इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। फिर भी बेटा अगर मैं डी ब्लॉक में बात करूं तो डी ब्लॉक में जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल है जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम है, वो बताओ लिस्ट रिएक्टिव मेटल कौन कौन सी है? प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये तीनों बेटा हम काउंट करते हैं लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये बेटा हमारे पास जो मेन था वो ये था कि भाई इन एलिमेंट की रिएक्टिविटी कम होती है। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सर इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसी की ज़्यादा होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी कम है। ठीक है, तो बेटा इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल इसलिए ज़्यादा है बिकॉज इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जो बेटा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर है? और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा स्टेबल होगी तो बेटा वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बेटा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एक बेटा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको और बताता हूँ। आपको पता है ग्रुप नंबर 12 में हमारे पास बेटा ये एलिमेंट है डी ब्लॉक के, दैट इज जिंक, कैडमियम और मरकरी। ठीक है, और आपको पता है इन सभी की जो डी सबसेल है फुली फिल्ड है। बेटा जिंक की मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा दैट इज बेटा 3d10 4s2। बेटा कैडमियम की लिखूंगा मैं 4d10 5s2। बेटा मरकरी को मैं लिखूंगा बेटा दैट इज 5d10 6s2। और आपको पता है फुली फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल हैं। बेटा स्टेबिलिटी के लिए याद रखना, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या बेटा ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स बेटा सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं। ठीक है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी बेटा। उसके बाद आता है बेटा दैट इज़ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। और बेटा इसके बाद जो नंबर आता है दैट इज़ इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, दैट इज़ इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो आपको पता है, बताओ इनके अगर डी सबसेल फुली फिल्ड है तो इनकी आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। भाई इनकी तो एस सबसेल भी फुली फिल्ड है, भाई एस सबसेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। पी सबसेल में ज़्यादा से ज़्यादा बेटा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, डी सबसेल में बेटा मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और बेटा एफ सबसेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आपको पता है इनकी एस भी फुली फिल्ड है, डी भी फुली फिल्ड है। इसलिए जिंक, कैडमियम और मरकरी इन तीनों एलिमेंट की बेटा मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर हम बात करें जैसे आपको पता है जिंक बताओ 3D सीरीज में आएगा, कैडमियम 4D सीरीज में आएगा,
मरकरी 5D सीरीज में आएगा। भाई ये तो 3D सीरीज का एलिमेंट है, ये 4D का एलिमेंट है, ये 5D का एलिमेंट है। तो 3D में सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ लगानी पड़ेगी? जिंक में, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। 4D में कैडमियम में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी बेटा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। और बेटा 5D में मरकरी में बेटा मैक्सिमम एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, समझ जाना कि उसने पूछा था बताओ 3D सीरीज में किसकी मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है बेटा, या आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, दैट इज जिंक। 4D में मरकरी बेटा, 5D में बेटा 4D में कैडमियम, 5D में मरकरी।